हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं सजल गुप्ता आपका फिर से स्वागत करता हूं अपनी इस नई वीडियो में। तो काफ़ी टाइम बाद वीडियो आ रही है क्योंकि ना थोड़ा मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी। तबीयत तो अभी भी ठीक नहीं है, लेकिन क्या है कि आपका कोर्स थोड़ा लैग ना कर जाए, तो इस वजह से वीडियो बना रहा हूँ। तो हमने अपनी पिछली वीडियोज़ में क्या किया था, पिछली वीडियोज़ में हमने डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट कर दिया था। उसके हमने सीखा था कि सर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। फिर उसके बाद हमने उसके अंदर जाना कि हमारे पास क्या कहते हैं, किस तरीके से हम जनरल सॉल्यूशन निकालते हैं, किस तरीके से पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालते हैं। फिर हमने सीखा था कि सर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, तो हमने उसको सीखा था। मैंने कहा था सर इसको सॉल्व करने के तीन तरीके होते हैं। एक तो वेरिएबल सेपरेबल मेथड होता है VSM, और एक आपके पास दूसरा मेथड होता है होमोजीनियस, है ना। और आपका एक तीसरा मेथड होता है, वो होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वाला। ठीक है, हमने उसमें से वेरिएबल सेपरेबल मेथड कर दिया था, होमोजीनियस कर लिया था। अब हम सीखेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है तो उसको पहचानते कैसे। ठीक है, तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया था तो आपको उसमें ऐसा तो नहीं लिखा हुआ होगा ना कि सर आप उसको VSM से करो, होमोजीनियस से करो या लीनियर डिफरेंशियल। आपको उसमें खुद समझना पड़ेगा कि ना वो मतलब इक्वेशन है कौन सी। तो उसको समझोगे कैसे, पहले आप वेरिएबल सेपरेबल मेथड लगाओगे। अगर वो वेरिएबल उसके सेपरेट नहीं हो रहे तो इसका मतलब क्या, आप फिर होमोजीनियस चेक करोगे। अगर होमोजीनियस भी नहीं है तो उसके बाद लास्ट ऑप्शन आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन बचता है लीनियर। ठीक है, तो इन तीनों को बारी बारी से समझेंगे। ठीक है, तो आपको ना इससे ना प्रैक्टिस करके समझ में आएगा कि ये क्या होता है। ठीक है, आओ चलो समझते हैं। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है इसको समझते हैं। ठीक है, इसको स्टार्ट करने से पहले आप क्या है, मेरा चैनल सब्सक्राइब करो भाई। पता नहीं चैनल सब्सक्राइब ही नहीं करते हो आप, थोड़ा सब्सक्राइब करो, थोड़ा मोटिवेशन आएगा, है ना। चलो एक काम करते हैं कि ना आप ना थोड़ा टारगेट फिक्स करो। आप मेरे 500 सब्सक्राइबर्स तक तो पढ़वाओ कम से कम, है ना। सब्सक्राइबर जैसे बढ़ेंगे तो उसके बाद ना एक ना बढ़िया सा चार्ट लेके आऊँगा मैं। आपके प्री बोर्ड्स तो आ ही रहे हैं, ठीक है। प्री बोर्ड्स एग्जाम की हम तैयारी करेंगे, फिर उसका बोर्ड्स की एग्जाम्स की तैयारी करेंगे, MCQs की अलग सीरीज चलाऊंगा मैं। ठीक है, लेकिन पहले सब्सक्राइब करो फटाफट। अभी जा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ये हमारे पास किस टाइप का होता है, पहले मैं इसका ना टाइप बताऊंगा आपको। ये ना दो टाइप की होती है। ठीक है, पहले टाइप 1 समझते हैं। ठीक है, क्वेश्चन के रूप में समझेंगे, बहुत आसानी से समझ में आएगा। तो टाइप 1 क्या होता है हमारे पास, टाइप 1 ये होता है कि सर dy by dx प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू। ठीक है, अब इसमें सर ये p और q क्या है, ये ना फॉर्म है। ये क्या है, एक फॉर्म है डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म। आपको फॉर्म चेक करनी है, कभी भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना आप, तो आपको उसमें फॉर्म चेक करनी है। ठीक है, तो इसमें फॉर्म देखिए आपने, और इसमें जो p एंड q जो है, p और q जो है वो आपके पास क्या है, या तो इन फॉर्म ऑफ fx होगा, और ये कोई कांस्टेंट्स भी हो सकते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अब दूसरा, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि आपकी बुक का ही एग्जांपल है ये। ठीक है, जैसे कि dy by dx प्लस p की जगह मैं ले लेता हूँ 1/x, और y एज इट इज इक्वल्स टू q हम लेट अस सपोज 3 ले लेते हैं। कांस्टेंट भी तो ले सकते हैं ना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है सर, p आपके पास 1/x की फॉर्म में है, और q क्या है आपके पास 3 हो गया। ठीक है, तो इसमें मेरे पास p क्या हो गया 1/x, और q क्या हो गया 3 हो गया। ये आपके पास एग्जांपल हो गया लीनियर का। ठीक है, आप अगर इसमें चेक करोगे ध्यान से तो चेक करने पे आपको समझ में आएगा कि सर ना तो इसके वेरिएबल सेपरेट हो रहे, है ना। हालांकि ये तो डायरेक्ट फॉर्म में दिख गए ना, इस वाली फॉर्म में। आपको डायरेक्ट इस फॉर्म में नहीं आएगा एग्जाम में, आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास। अब इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद आपका पहला स्टेप था ये p और q फाइंड करना। ठीक है, दूसरा आपका स्टेप क्या होगा, दूसरा स्टेप ये होगा कि इसमें आपको फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब सर ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, इसको बोलते हैं IF। ठीक है,
इसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, इसको हम कैलकुलेट करते हैं ऐसे, आई एफ इक्वल्स टू, ठीक है, आई एफ इक्वल्स टू ई क्या होगा सर, एक्सपोनेंशियल, ठीक है, इसकी पावर होती है, मैं थोड़ा सही से लिखता हूँ, ई इसकी पावर में इंटीग्रेशन किसका, जो सर आपके पास p है, इधर p था, किसके रिस्पेक्ट में सर, यहाँ पे डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में हुआ है, x के रिस्पेक्ट में हुआ है डिफरेंशिएशन, तो यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर में भी इंटीग्रेशन आपका किसके रिस्पेक्ट में होगा, dx के रिस्पेक्ट में होगा, ठीक है। जब आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप फाइंड कर लोगे, जैसे आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड कर लोगे, तो आपका तीसरा और लास्ट स्टेप आएगा, वो आएगा आपका जर्नल सॉल्यूशन का, ठीक है, जीएस लिख दिया मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में, जर्नल सॉल्यूशन। अब वो जर्नल सॉल्यूशन क्या होता है सर, यहाँ पे जो क्यू के साथ वाला होता है जैसे y, तो आपने यहाँ पे y लिख देना है, इसकी मल्टीप्लीकेशन इंटीग्रेटिंग फैक्टर के साथ इक्वल्स टू इंटीग्रेशन किसका सर, q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है, और इनका इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में, जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हुआ हुआ है, यानी dx के रिस्पेक्ट में। ये आपका जर्नल सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। बस आपको ये दोनों चीज़ें जो है ना, ये 3 स्टेप याद रखने हैं, ठीक है। अब सर इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं, जैसे हमने ये एग्जांपल लिया था ना, इसी को सॉल्व करके देखते हैं, आपको ना अच्छी तरह समझ में आ जाएगा थोड़ा और, ठीक है। और हमारे पास क्वेश्चन क्या है, जैसे ये है dy बाई डी एक्स प्लस 1/x बाय इक्वल्स टू 3, ठीक है। ये आपके पास क्या हो गया, क्वेश्चन आ गया, ठीक है। अब आप इसमें ध्यान से देखोगे ना, तो इसमें वेरिएबल सेपरेबल मेथड लग रहा, ना ही होमोजीनियस। होमोजीनियस क्या होता है, y बाई एक्स की फॉर्म में बन जाए। तो देखो अब क्या करेंगे इसके अंदर, सर मुझे इसमें पता लग गया सर, p जो है मेरे पास वो 1/x है, और q क्या है मेरे पास, वो 3 है। हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया, जो p और q जो मुझे फाइंड करना था, पहला स्टेप मेरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब चलते हैं सेकंड स्टेप पे। तो सेकंड स्टेप क्या कहता है सर, आई एफ फाइंड करो, यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करो। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है सर e एक्सपोनेंशियल की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू जिसके रिस्पेक्ट में आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो e इंटीग्रेशन p क्या है मेरे पास 1/x, तो 1/x, ठीक है, और किसके रिस्पेक्ट में, dx के रिस्पेक्ट में। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूं तो क्या आएगा सर, e, और आपको पता है सर इंटीग्रेशन ऑफ 1/x क्या होता है मेरे पास, log x, तो मैं इसको log e x लिख सकता हूं, ठीक है। आपको पता है सर e की पावर अगर log चले जाए तो ये आपस में कट जाते हैं, तो इसका रिजल्ट डायरेक्ट मेरे पास x आ जाएगा, ठीक है। मेरे पास इधर x आ गया। अब देखो अगला स्टेप, फिर हम क्या करते हैं, जैसे हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया तो हम नेक्स्ट जर्नल सॉल्यूशन की तरफ चले जाते हैं, ठीक है। और जर्नल सॉल्यूशन मैंने क्या बताया था सर, p के साथ जो होता है वो इधर y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू, फिर सर इक्वल्स टू में q होता है, q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और इनसे जो रिजल्ट आएगा उसका आपको क्या कर देना है, इंटीग्रेशन कर देना है, ठीक है। अब आगे देखो सर, y इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेरे पास क्या है, x इक्वल्स टू, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ, सर मेरे पास यहाँ पे 3 था और इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेरे पास x आया, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, ओ इंटीग्रेट, तो y(x) इक्वल्स टू 3x² 2 प्लस c। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये इसका जर्नल सॉल्यूशन आ गया, तो ये आपके पास इसका आंसर हो गया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये क्या होता है, ठीक है। तो पहले इसको समझो ध्यान से। अच्छा, एक ना आप लोगों के मन में एक चीज़ डाउट भी आ रही होगी, वो क्या डाउट आ रहा होगा कि सर आपने जब यहाँ पे क्या कहते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रल सॉल्व करा है, तो यहाँ पे कांस्टेंट c तो आपने लगाया ही नहीं, है ना। तो यहाँ पे आप कांस्टेंट c लगा सकते थे, लेकिन उसमें क्या होता है, इसमें चेंजेस ऐसे आ जाते हैं सर, e
लॉग ई एक्स प्लस सी, ऐसे करके आता है ये, है ना। फिर ये हो जाता है ई लॉग ई एक्स प्लस ई की पावर सी, ठीक है। ये भी समहाउ एक कांस्टेंट होता है, इसको मैं अगर सी मान लेता, जैसे C1 मान लेता, कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। और इसकी जब मैं इसके अंदर रखता तो इधर मेरे पास चेंजेस क्या आ जाते, वो आ जाते मेरे पास चेंजेस सर y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर y इंटू, मतलब इससे ये कट जाता तो x, इसका मतलब मेरे पास रिजल्ट क्या रहता, इसका रिजल्ट रहता ई x प्लस C1, है ना। x प्लस C1 लिख सकता था मैं इसको, ठीक है ना। अच्छा ये सॉरी प्लस में है ना, तो ये मल्टीप्लीकेशन में आएगा ना नीचे, जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, तो ये x इंटू C1 हो जाएगा, तो यहाँ पे x इंटू C1 आ जाता है ये इक्वल्स टू, ठीक है। इधर आप रखते तो यहाँ पे क्या आता है इंटीग्रेशन 3, यहाँ से देखो 3, ठीक है, और x इंटू C1 dx। अब एक बात है सिर्फ कांस्टेंट तो मैं बाहर लिख सकता हूँ, तो ये मेरे पास होता है y इंटू एक्स इंटू C1 इज इक्वल्स टू 3 C1 इंटीग्रेशन ऑफ x dx, ठीक है। अब देखो ध्यान से सर C1 से C1 कट जाता तो बात तो सारी वापस घूम के यहीं पर ही आ जाती, तो इसलिए हम क्या करते हैं कि नहीं यहाँ पे ना C जो है वो ओमिट कर देते हैं, मतलब C को ना लिखते नहीं है, ठीक है। तो मैंने जो ये मैंने एक्स्ट्रा आपको समझाने की कोशिश करी है ना, इसको मैं इरेज कर देता हूँ ताकि ना आपको दिक्कत ना आए, और फिर आप इसको नोट कर लो फटाफट से। कंफ्यूज नहीं रहा ना, मतलब कहीं आप ना सारी चीज़ों को मिक्स कर दो, इस वजह से समझाया ये, ठीक है। तो आप फटाफट से ना इसको इतनी बातों को नोट करो, फिर ना इसके और दूसरे टाइप को ना यहीं पर ही कंपेयर करके बताऊंगा मैं आपको, जल्दी से नोट करो आप फटाफट। अब देखो, अब ना इसमें समझते हैं कि ना टाइप सेकंड क्या होता है, ठीक है। टाइप सेकंड, देखो टाइप सेकंड कुछ है नहीं वैसे, ठीक है, लेकिन आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है तो इसलिए हम करा रहे हैं, लेकिन टाइप सेकंड बिल्कुल सिमिलर है, कोई दिक्कत नहीं। ये टाइप सेकंड में क्या है कि ना सर इसमें ना dy/dx की फॉर्म में दे रखा होता है, तो वो उसमें ना चेंज हो जाएगा, वो ना कुछ इस तरीके से फॉर्म में दे रखा होगा, वो dx/dy, और इधर ना आपके पास कोई p डैश होगा, ठीक है। किसके साथ होगा, अब x के साथ होगा, और इक्वल्स टू q डैश। अच्छा अब इसमें ना p डैश और q डैश आ गए, ये पता है क्या होता है, ये कुछ इस तरीके से होता है, समझना, ठीक है। तो इसमें p एंड q डैश, ठीक है, ये मेरे पास होते हैं सर f y की फॉर्म में, इधर क्या था f x की फॉर्म में थे, और इधर अब ये f y की फॉर्म में होंगे, और या तो ये कांस्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। अभी इसका एग्जांपल लेंगे, सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। दूसरा सर, अब इसमें आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालोगे, तो इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपके पास क्या आएगा, वो कुछ ऐसा दिखेगा, देखो सर रहेगा वही सेम, एक्सपोनेंशियल की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p डैश, जो p डैश आपको पता लगा इसमें, वो p डैश की इंटीग्रेशन होगा, लेकिन अब वो y के रिस्पेक्ट में हुआ है ना डिफरेंशिएशन, तो यहाँ पे आपको dy के रिस्पेक्ट में ही इंटीग्रेट इसको करना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पर dx के रिस्पेक्ट में हुआ है ना, तो हमने देखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते समय dx के फॉर्म में किया था इसको इंटीग्रेट, तो यहाँ पे p डैश जो होगा वो आपको y के फॉर्म में दे रखा होगा, तो आपको इसको dy की फॉर्म में ही इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा, ठीक है। और जैसे ही आपके पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाता है, तो उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको जर्नल सॉल्यूशन की तरफ चले जाना है, ठीक है। और जर्नल सॉल्यूशन क्या होता है इसका, वो होता है कि सर जो p डैश के साथ में था x, तो अब यहाँ पे x आ जाएगा, यहाँ पे क्या था p के साथ में y था, तो यहाँ पे y आ गया था, ठीक है। ये ना याद करने का तरीका बता रहा हूँ आपको, ठीक है, याद कैसे करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया y, अब यहाँ पे p डैश के साथ x दिया हुआ तो x आ गया, इनटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो आपका रिजल्ट आएगा इक्वल्स टू में इंटीग्रेशन q डैश, ठीक है, q डैश। अब q डैश की मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर से होती है, यहाँ पे भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर से ही होगी,
ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर से ही होगी। बट यहाँ पे dy के रिस्पेक्ट में दिया हुआ था तो यहाँ पे इंटीग्रेशन dy पे हुआ था तो यहाँ पे भी dy पर होगा। ठीक है, ये आपका इसका जर्नल सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, एक बारी और देखो, एक बारी लास्ट बार एक और बार समझाता हूँ ताकि ना आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, टाइप 1 क्या कहता है कि सर ये dy बाई dx की फॉर्म में होगा जिसमें py होगा और इक्वल्स टू में q होगा। ठीक है, इसमें आपको सबसे पहले p और q फाइंड करने हैं, या तो वो fx की फॉर्म में या तो कांस्टेंट होंगे। उसके बाद सर एग्जांपल इसका दिया था, फिर उसका फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर, हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना होता है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है सर, एक्सपोनेंशियल की पावर इंटीग्रेशन p, जो इधर p है और किसके रिस्पेक्ट में, जिसके रिस्पेक्ट में दिया हुआ है उसके रिस्पेक्ट में हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। आगे सर जनरल सॉल्यूशन के लिए क्या करते हैं, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन जो हमारे पास q आया था q इंटू जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकलेगा उसका, और इस पूरे का जो रिजल्ट आएगा उसका इंटीग्रेशन करना है किसके रिस्पेक्ट में, dx के रिस्पेक्ट में। टाइप 2 क्या कहता है, टाइप 2 कहता है कि सर ये ना कुछ इस तरीके से दी हुई होगी dx अपॉन dy, यानी x के अंदर चेंज विद रिस्पेक्ट टू y। इसमें एक p डैश मिलेगा, एक आपको q डैश मिलेगा। ठीक है, p डैश और q डैश हमें पता लगाना है कि सर वो fy की फॉर्म में दे रखा है या फिर कांस्टेंट की फॉर्म में दे रखा होगा। ठीक है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको करना है सर एक्सपोनेंशियल की पावर p डैश। ठीक है, अब इसमें क्या है सर, इसमें मेरे को y के रिस्पेक्ट में दे रखा है तो इसमें मुझे y के रिस्पेक्ट में ही इंटीग्रेशन करना होगा। फिर उसका जनरल सॉल्यूशन में क्या करेंगे सर, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू, ये x कहाँ से आया तो p डैश के साथ में था, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q डैश इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो मेरे पास आएगा इन दोनों का किसके रिस्पेक्ट में, जिसके रिस्पेक्ट में मुझे दे रखा है, यानी dy के रिस्पेक्ट में। ठीक है, एक बारी इसको नोट करो सबको, फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। अब देखो, अब ना समझते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। ठीक है, एक एग्जांपल करते हैं, उसके हिसाब से आपको समझ में आएगा कि सर मेरे पास ना क्या है, ये आपके बुक का एग्जांपल है। ठीक है, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। ठीक है, अब देखो मुझे तो नहीं पता ना ये कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, हो सकता है ये वेरिएबल सेपरेबल से हो जाए, हो सकता है होमोजीनियस से हो जाए, या फिर ये लीनियर हो। ठीक है, तो हम इसको चेक कैसे करेंगे, एक बार देखना, बहुत बढ़िया मेथड है। ठीक है, सबसे पहले इसके इक्वल्स टू में 0 ले रखा है ना, तो इसको इधर ले जाओ, तो ये मेरे पास कुछ ऐसा दिखेगा, ध्यान से देखना सर, y dx इक्वल्स टू क्या कहते हैं x प्लस 2y² और dy। ठीक है, पहले हम dy बाई dx की फॉर्म में बनाते हैं ना इसको, तो dy बाई dx की फॉर्म में बनाओ, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, तो ना इसको dy बाई dx की फॉर्म में बना रहे हैं, तो हम मेरे पास कैसे बन जाएगा सर, dy बाई dx। ठीक है, इसको इसके नीचे ले गया और इसको इसके नीचे ले आऊँगा तो ये y अपॉन x प्लस 2y का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, भाई dy इसको इसे इधर ले गया और इसको इसके नीचे ले गया, बस इनको मतलब इसको इधर लिख दिया, इसको इधर लिख दिया। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अच्छा, अब आप ध्यान से देखो सर, नीचे तो आपके पास क्या है कि ना ये बन ही नहीं रही। ठीक है, होमोजीनियस के लिए हम क्या कहते हैं, पहले तो चलो इसमें वेरिएबल सेपरेबल करके देखो। अब जैसे वेरिएबल सेपरेट करने की कोशिश करोगे, इसमें वेरिएबल सेपरेट होंगे ही नहीं, हो रहे इसमें वेरिएबल सेपरेट नहीं हो रहे। फिर आप क्या करोगे सर, इसमें होमोजीनियस चेक करो। होमोजीनियस चेक करने का मैंने आपको तरीका बताया था सर, आप देखते ही चेक कर सकते हो होमोजीनियस, और वो देखते ही कैसे चेक होगा, आप ऊपर और नीचे की डिग्री मिला के देखो। नीचे क्या है सर, हाईएस्ट सेकंड ऑर्डर डिग्री है और ऊपर सिर्फ सिंगल है। या फिर आप इसमें लैम्डा x और लैम्डा y पुट करके देखोगे तो ऊपर तो लैम्डा y हो गया और नीचे क्या आ जाएगा आपका, लैम्डा x प्लस 2 लैम्डा स्क्वायर y स्क्वायर, है ना, और इधर से लैम्डा कॉमन लोगे, लैम्डा से लैम्डा कट जाएगा, लेकिन एक लैम्डा इधर बचेगा, तो यानी ये होमोजीनियस भी नहीं है। तो यानी हमारे पास थर्ड ऑप्शन बचता है कौन सा, कि ना सर इसके अंदर चेक करो कि सर ये लीनियर है या नहीं है। अगर ये इन दोनों में से नहीं है तो इसका मतलब डेफिनेटली ये लीनियर इक्वेशन होगी, तो इसको चेक करते हैं। ठीक है, अब लीनियर बनाने के लिए मुझे इसको इसके अंदर p और q फाइंड करना पड़ेगा, है ना। अब आप इसको ध्यान से देखो, इसमें ना p और q आपके बनेंगे नहीं, है ना, क्यों, क्योंकि सर इसको मैं डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं कर पाऊंगा, है ना भाई। मैंने आपको बताया था एक तो टर्म्स y में होगा या तो x की टर्म्स में होगा, तो क्या करेंगे इसको ना रेसिप्रोकल हमें ऑटोमेटिकली करना पड़ेगा, तो मुझे इसको dx अपॉन dy की फॉर्म में लिखना ही पड़ेगा ना चाहते हुए भी। तो ये x प्लस 2y² अपॉन y हो जाएगा। अब इसको अलग अलग कर दोगे आप, तो अलग अलग करते ही सर आपके पास क्या आ जाएगा सर, dx अपॉन dy इक्वल्स टू
ठीक है। तो ये हो जाएगा x अपॉन वाई प्लस 2y² अपॉन वाई, एक y से एक y कट गया, तो यानी मेरे पास क्या आएगा रिजल्ट, मेरे पास आ जाएगा सर dx अपॉन dy इक्वल्स टू x अपॉन वाई प्लस 2y। ठीक है, अब मैं इसको इधर ले आऊँगा तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, dx अपॉन dy माइनस x अपॉन वाई इक्वल्स टू 2y। अब देखो, अब ये मेरे पास बन गया टाइप सेकंड, टाइप सेकंड बन गया ना। अब देखो, अब आपको सारी चीज़ समझ में आने लग रही होंगी कि सर ये होता कैसे है। ठीक है, आपको ना डायरेक्ट नहीं दिया हुआ होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में दी हुई होगी आपको ऑलवेज एग्जाम में, और आपको उसको जज करना है कि सर ये वेरिएबल सेपरेबल से हो रहा है, होमोजीनियस हो रहा है या लीनियर हो रहा है। आपको ना ये प्रैक्टिस करते करते ही आएगा दोस्त। ठीक है, आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करो। ठीक है, जैसे मैंने बताया था मेरी तबीयत वैसे भी ठीक नहीं है ना, थोड़ा आप सपोर्ट दिखाइए। देखो मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, है ना, थोड़ा सा सपोर्ट बताओ। बस सब्सक्राइब करने में आपको कुछ नहीं जाएगा, ठीक है, हल्का सा सब्सक्राइब कर दोगे, उससे क्या होता है मेरे को मोटिवेशन मिलेगी, है ना। आपको कहीं लग रहा हो कि भाई साहब सर तो बहुत सारे पैसे कमा रहे हैं यूट्यूब से, है ना ऐसा कुछ नहीं है, बस ये आपका और मेरा प्यार है। ठीक है, थोड़ा प्यार दिखाओ आप भी। तो dx अपॉन dy माइनस x अपॉन वाई इक्वल्स टू 2y। अब ये ना मेरी ना रिलेट कर रही है कौन सी वाली इक्वेशन से, जो हमने सेकंड टाइप पढ़ा था ना। तो वो क्या पढ़ा था हमने, मैं थोड़ा यहाँ पे लिख देता हूँ। तो dx अपॉन dy की फॉर्म में था, प्लस इसमें p डैश होता है एक, ठीक है, और ठीक है p डैश के साथ क्या होता है y इज इक्वल्स टू q। ठीक है, और मैंने बताया था सर, सॉरी x, है ना, मैंने आपको बताया था सर, और p डैश और q डैश जो होते हैं ये क्या हो सकता है, या तो फंक्शन ऑफ fy होगा या फिर ये कांस्टेंट होंगे, ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, ठीक है, या तो ये होंगे fy की फॉर्म में या कांस्टेंट होंगे। अच्छा, दूसरी चीज़ मैंने आपको क्या बताई थी फिर आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है सर, एक्सपोनेंशियल की पावर, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ p डैश किसके रिस्पेक्ट में, dy के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तीसरी और लास्ट चीज़, फिर आपको जर्नल सॉल्यूशन फाइंड करना होता है। जर्नल सॉल्यूशन क्या बताया था, मैंने कहा था सर जो x है जो p डैश के साथ होता है x, उसको लिखना है, उसकी मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q डैश इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और उसकी क्या कहते हैं इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में, जिसके रिस्पेक्ट में आपको दिया हुआ है, यानी dy के रिस्पेक्ट में। ठीक है, आओ इसको करते हैं, तो ना आपको ना क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, मेथड तो कम से कम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद जो जो क्वेश्चन हम मुझे इंपॉर्टेंट लगेंगे उसकी मैं वीडियो बना दूंगा अगली पार्ट। ठीक है, तो अब देखो इसको ध्यान से तो मेरे को इधर पता लगा सर मेरे पास एक p डैश है, वो क्या है मेरे पास, अगर मैं इसमें x अलग करके लिख दूँ तो ये मेरे पास 1 अपॉन वाई हो जाएगा, है ना। और मेरे को q डैश क्या मिला इधर, q डैश मिल गया मुझे 2y, q डैश पूरा का पूरा होता है। ठीक है, और आप देखो इधर ना मेरे पास किसकी फॉर्म में, fy की फॉर्म में। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे, अब इसके बाद हम इसके अंदर इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करते हैं। स्टेप सेकंड क्या होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है सर, इंटीग्रेशन और एक्सपोनेंशियल की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p डैश, p डैश क्या मेरे पास 1 अपॉन y, ठीक है, और dy, ठीक है, dy के रिस्पेक्ट में। तो मेरे पास क्या आ जाएगा सर, e log e y, log से log कट जाएगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा ओनली y। ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। अब इसके बाद क्या करते हैं सर, हम जर्नल सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। जर्नल सॉल्यूशन क्या था मेरे पास, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर y इज इक्वल्स टू, ठीक है, इंटीग्रेशन q डैश, q डैश क्या है मेरे पास 2y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर y। ठीक है, और इसके किसके रिस्पेक्ट में सर, y के रिस्पेक्ट में। तो इसका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा सर, xy इज इक्वल्स टू 2y² dy। ठीक है, तो एट द एंड आप इसको करोगे तो क्या आएगा, xy इक्वल्स टू 2y³ अपॉन 3 प्लस c। तो आपके पास एट द एंड रिजल्ट क्या आएगा, एट द एंड आंसर क्या आ जाएगा सर, xy इक्वल्स टू, ठीक है। अच्छा, मैं इसका जो ये 3 है इसकी मैं इधर ले जा करके मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, ये 3 हो जाएगा 2y³ प्लस जैसे मैं 3 इधर लेके गया हूँ तो ये 3c हो जाएगा। ठीक है, और इस पूरे को मैं कैपिटल C भी मान सकता हूँ, तो 3xy इक्वल्स टू
वाई क्यूब प्लस कैपिटल सी। तो ये आपके पास क्या हो गया, इसका जर्नल सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, तो इसको एक बार देखो पूरे को, ठीक है, समझो इसको कि हमने कैसे कैसे करा है। हमने सिर्फ क्या करा, पहले इसमें वेरिएबल सेपरेबल लगाने की कोशिश करी, अगर वेरिएबल सेपरेबल नहीं लगा फिर हमने इसमें होमोजीनियस चेक करा। फिर होमोजीनियस चेक करने के बाद हम पता लगा कि ये ना एक होमोजीनियस भी नहीं है, फिर हमने क्या करा, इसके अंदर लीनियर वाली इक्वेशन बना के फिर इसको सॉल्व कर दिया। हमारे पास सिर्फ ये मेथड हमारे दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, जो हमने करा है ना, ये वाला मेथड हमारे दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। ठीक है, मेरे को मेन मोटिव था आपको कॉन्सेप्ट समझाना, है ना। आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छी तरह क्रिस्टल क्लियर हुआ होगा। और अगर आप यहाँ तक अगर मेरे साथ वीडियो में बने हुए हैं तो इसका मतलब आपको वीडियो में अच्छा लगा, समझ में आई होगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि मैं आपको अच्छे से अच्छे और बेटर से बेटर कंटेंट प्रोवाइड करवा सकूँ। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।